नमस्कार दोस्तों, नेशनल अपडेट्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण अपडेट्स। दोस्तों, पहली अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव IFFCO ने कहा है कि उनका सेकंड ऑक्सीजन प्लांट उत्तर प्रदेश के बरेली में 30 मई को फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा तथा यहां से ऑक्सीजन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद यहां से ऑक्सीजन की सप्लाई हॉस्पिटल्स को शुरू कर दी जाएगी। दोस्तों, IFFCO ने इंडिया में 4 ऑक्सीजन प्लांट स्टैब्लिश करने का प्लान बनाया था और इन 4 ऑक्सीजन प्लांट के स्टैब्लिशमेंट में जो कॉस्ट है वो 30 करोड़ रखी गई है। ये 2 ऑक्सीजन प्लांट उत्तर प्रदेश में बना रहे हैं तथा एक गुजरात और एक उड़ीसा के अंदर बना रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ये बरेली और प्रयागराज में ऑक्सीजन प्लांट बना रहे हैं। वहीं बरेली में बनने वाला प्लांट ऑपरेशनल होने के बाद पर आवर 130 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकेगा। इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO US अवस्थी ने कहा है, इन सभी प्लांट्स पे बहुत ही तेजी से कार्य चल रहा है। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट उड़ीसा से है, जहां दोस्तों टाटा ने उड़ीसा के गोपालपुर इंडस्ट्रियल पार्क में करीब 100 करोड़ की कॉस्ट वाले टी पैकेजिंग यूनिट का डेवलपमेंट कर रही है। दोस्तों, ये यूनिट टाटा स्टील स्पेशल इकोनॉमिक जोन के 16 एकड़ के क्षेत्र में बनाई जा रही है तथा इस टी पैकेजिंग प्लांट की कैपेसिटी 16 मिलियन kg पर एनम है। कंपनी ने कहा है कि ये प्लांट रेडी है तथा इसके ट्रायल प्रोडक्शन भी शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि ये कुछ ही महीनों में फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगी। दोस्तों, इस यूनिट को एमालगामेटेड प्लांटेशन ऑपरेट करेगी, जो कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की कॉन्ट्रैक्ट पैकेजर है और इस कंपनी के भी 3 प्लांट है, 2 असम में और एक वेस्ट बंगाल में। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट राजस्थान से है, जहां दोस्तों भारत की NTPC ने बिड्स इनवाइट किए हैं EPC मॉडल के तहत 1200 मेगावाट के ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट राजस्थान के अंदर। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि EPC मॉडल क्या होता है। तो इसको इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो इसमें ये सारे काम जुड़े होते हैं। इसके तहत जो भी डेवलपर कॉन्ट्रैक्ट जीता है उसको इसमें ये सारे डेवलपमेंट करने होते हैं। इसमें सारा जिम्मा डेवलपर को दिया जाता है और डेवलपर को तय समय पर इसको बनाकर कंपनी को दे दिया जाता है। अगर ये तय समय पर नहीं पूरा करती है तो इसको जुर्माना भी देना पड़ता है। तो इसमें डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, कंस्ट्रक्शन, ये सारा काम डेवलपर को दिया जाएगा इस बीड प्रोसेस में। दोस्तों, बीड सबमिशन की लास्ट डेट 21 मई 2021 है। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट सेंट्रल विस्टा से है, जहां दोस्तों सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ने बिड्स इनवाइट किए हैं 3 बिल्डिंग्स के डेवलपमेंट के लिए अंडर सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इन 3 बिल्डिंग के डेवलपमेंट में एस्टिमेटेड कॉस्ट 3408 करोड़ रुपए है। दोस्तों, इस बिल्डिंग को 24 महीनों के अंदर बनाने का टारगेट रखा गया है। दोस्तों, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत गवर्नमेंट ने प्लान किया था कि यहाँ पर 10 नए बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी राजघाट पर, और जो यहाँ पर पहले से मौजूदा बिल्डिंग्स हैं इनको डिमोलिश किया जाएगा। दोस्तों, राहुल गांधी जी ने इस पर कहा है कि सरकार अभी कोरोना को प्रायोरिटी ना देकर इस प्रोजेक्ट पर लगी हुई है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आज के समय में भारत के अंदर कोरोना केसेस पीक पर हैं। इससे बहुत ज्यादा मौतें भी हो रही हैं। भारत के अंदर ऑक्सीजन शॉर्टेज भी देखने को मिल रही है। कई सारे अस्पतालों में वेंटिलेटर की भी सुविधा नहीं है। तो दोस्तों, इस पर क्या कहेंगे आप जरूर बताएं। क्या राहुल गांधी ने सही दिशा में सरकार का विरोध किया है या गलत किया है? दोस्तों, अगर मैं अपनी राय दूं तो राहुल गांधी जी ने जो बात कही है बिल्कुल सही है, लेकिन इन्होंने जिस मुद्दे को उठाकर कहा है ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि दोस्तों, हमारी अथॉरिटीज का ये काम होता है। अगर अथॉरिटीज ये काम नहीं करेंगी तो कौन सा काम करेंगी? उनके लिए जो काम है वो अपना काम कर रही हैं। और भारत में पूरा लॉकडाउन नहीं लगा है, इसलिए भारत के अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं कंस्ट्रक्शन वगैरह के, इन सबको तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी इकोनॉमी के लिए जरूरी है। वहीं बात करी जाए कोरोना केसेस से संबंधित, इस पर जो बातें उन्होंने कही है वो बिल्कुल सही है और गवर्नमेंट को बिल्कुल फोकस देना चाहिए। और अगर आप लाइव रिपोर्टिंग वगैरह कुछ भी देखेंगे, आपको ये साफ दिखेगा कि अस्पतालों में कितनी दिक्कतें हैं, भारत में कितनी ज्यादा ऑक्सीजन की शॉर्टेज है। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट कोरोना वायरस से संबंधित कुछ अपडेट्स हैं, जिस पर हम कंबाइंड अपडेट्स देखेंगे। जहां दोस्तों चाइना ने कहा है कि ये भारत की मदद करने को तैयार है। भारत सरकार बहुत सारे देशों को देख रही है जहां से वो ऑक्सीजन सिलेंडर, क्रायोजेनिक कंटेनर को इंपोर्ट करना चाहती है। भारत इसके लिए गल्फ और सिंगापुर से बातचीत कर रही है, लेकिन भारत सरकार ने चाइना को इस सूची में नहीं रखा है। चाइना ने कहा है कि हम मदद करने को तैयार हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि
भारत में जितने भी ऑक्सीजन प्लांट बंद हैं इनको जल्द ही रीओपन किया जाए, इसका निर्देश दे दिया है। वहीं भारत के रक्षा मंत्रालय ने ये तय किया है कि ये जर्मनी से 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट और क्रायोजेनिक कंटेनर का इंपोर्ट करेंगे। इन्होंने कहा है कि जो ऑक्सीजन प्लांट है ये 40 मिनट के अंदर 2400 लीटर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करने में कैपेबल हैं। इसके अलावा भारत सरकार अभी सिंगापुर और यूएई से बातचीत कर रही है भारत के अंदर क्रायोजेनिक कंटेनर जो कि बहुत ही बड़े हों उनके इंपोर्ट के लिए और लिक्विड ऑक्सीजन के इंपोर्ट के लिए, क्योंकि दोस्तों हमारे भारत के अंदर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन उतना भी ज्यादा कम नहीं है, क्योंकि अभी जो डिमांड आ रही है हमारी बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां लग गई हैं प्रोडक्शन को बढ़ाने में, बहुत सारे प्लांट भी लग रहे हैं। आने वाले समय में जो समस्या है वो ट्रांसपोर्टेशन की है, क्योंकि इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्रायोजेनिक कंटेनर का यूज होता है और ये भारत के लिए इस वक्त बहुत जरूरी है। तो इसलिए दोस्तों भारत ऑक्सीजन इंपोर्ट करने के बजाय क्रायोजेनिक कंटेनर पर फोकस कर रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं तूतीकोरिन कॉपर प्लांट में जो ऑक्सीजन प्लांट ओपन करने की बात की थी वेदांता ने, इस प्रस्ताव का क्या हुआ। तो दोस्तों वेदांता ने ये प्रस्ताव रखा था तमिलनाडु गवर्नमेंट को, जिसपे इन्होंने कहा था कि जो तमिलनाडु के अंदर उनकी सब्सिडी सटरलाइट का जो कॉपर प्लांट है यहाँ पर 2 ऑक्सीजन यूनिट है जहाँ से ये ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसके लिए हम तमिलनाडु गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहते हैं, लेकिन दोस्तों तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी थी। तो इसी के तहत वेदांता सुप्रीम कोर्ट गया और वहाँ पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। वेदांता ने कहा कि हम 1000 टन ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे तथा मुफ्त में इसको हॉस्पिटल को देंगे। इस पर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कहा कि ये वेदांता की नई चाल है जिसके तहत ये बंद पड़े प्लांट को खोलेगी और कंपनी इसी के बहाने अपनी कॉपर यूनिट शुरू कर देगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना एक नेशनल इमरजेंसी है, इस पर अगली सुनवाई हम 26 अप्रैल को करेंगे। इन्होंने कहा कि इस कॉपर प्लांट के अंदर जो 2 ऑक्सीजन यूनिट हैं इसको वेदांता ओपन कर सकती है और जो इस पे प्रदूषण संबंधित जो भी प्रोटोकॉल है इसकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट लेती है कि ये कंपनी फॉलो करेगी। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस वक्त पर्यावरण से ज्यादा जरूरी मानव रक्षा है। इसके अलावा एक और विकल्प दिया कि तमिलनाडु गवर्नमेंट चाहे तो खुद यहाँ पर जो ऑक्सीजन प्लांट है इसको ओपन कर सकती है, क्योंकि इस वक्त इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। दोस्तों वेदांता ने कहा है कि जैसे हमें अप्रूवल मिल जाएगा गवर्नमेंट से हम 7 दिनों के अंदर अपने प्लांट को ऑपरेशनल कर देंगे। वहीं तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कहा है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, करीब 2 मंथ लगेंगे इसको ऑपरेशनल करने में, हो सकता है कि 45 दिन भी लगे। तो दोस्तों ये सब कुछ हुआ, अब अगली सुनवाई का इंतजार है वेदांता को। अब दोस्तों मेरे को एक बात ये समझ नहीं आ रही कि अगर इसमें 45 दिन लगते हैं तो इसमें बुराई क्या है। अगर कंपनी ऑक्सीजन प्लांट खोलना चाहती है तो इससे तमिलनाडु को ही फायदा होगा, क्योंकि ये अच्छी खासी प्रोडक्शन यहाँ पर ऑक्सीजन की करेगी। इसके अलावा 45 दिन तो आने वाले समय में हो सकता है कि कोरोना के केसेस और भी ज्यादा बढ़े, इससे और अच्छा बैकअप मिल जाएगा। सरकार क्या सोच रही है इसके बारे में तो दोस्तों कुछ भी हम नहीं कह सकते। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट भारत के अंदर डीजल की डिलीवरी से संबंधित है, जहां दोस्तों भारत में डीजल डिलीवरी स्टार्टअप और इंडियन ऑयल के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसके तहत इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा रिफाइंड डीजल को ये स्टार्टअप डिलीवरी प्रोवाइड करेगा। दोस्तों ये स्टार्टअप ऐप के जरिए लोगों को सर्विस प्रोवाइड करेगा जहां पर डीजल की जरूरत होती है। सबसे पहले ये स्टार्टअप दिल्ली, एनसीआर, मुंबई में अपनी सर्विस शुरू करेगा। फिर आने वाले 12 महीनों में ये चंडीगढ़, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता यहाँ पर भी अपनी सर्विस को शुरू करेगा। दोस्तों ये स्टार्टअप उन इंडस्ट्रीज को मदद करेगा जहाँ पर डीजल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जैसे कि स्टेशनरी इक्विपमेंट में, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट में, हैवी मशीनरी, कंस्ट्रक्शन साइट्स, मोबाइल टावर है, तो यहाँ पर डीजल की जरूरत होती है। तो यहाँ पर दोस्तों ये डीजल की सप्लाई करेगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट लावा से है, जहाँ दोस्तों लावा ने इस वित्त वर्ष में एक बड़ा प्लान बनाया है। इन्होंने कहा है कि इनका जो मार्केट शेयर है 20% है फीचर फोन के शिपमेंट में, लेकिन कुछ ही सालों पहले इनका जो स्मार्टफोन मार्केट था बहुत ही तेजी से कम हुआ था और धड़ल्ले से चाइनीज कंपनियों का दबदबा भारत की मार्केट पे बन गया था। इन्होंने कहा है कि इस वित्त वर्ष में ये कुछ बड़ा करेंगे, ये भारत में 5G स्मार्टफोन लाएंगे जिसकी प्राइसिंग अफोर्डेबल होगी 10,000 से 20,000 के रेंज में। और ये सर्वे भी कर रहे हैं कि इंडियन कस्टमर को क्या क्या चीजें चाहिए, कैसे स्मार्टफोन चाहिए, ये इन सब चीजों पर कार्य कर रहे हैं। दोस्तों इन्होंने कहा है कि ये अपना मार्केट शेयर इस वित्त वर्ष में 5% तक बढ़ाना चाहते हैं और भारत में ये फास्टेस्ट इमर्जिंग स्मार्टफोन ब्रांड बनना चाहते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ये अक्टूबर-दिसंबर के बीच यानी कि तीसरे क्वार्टर में भारत के अंदर 5G फोन लॉन्च कर सकते हैं जिसकी प्राइसिंग 10,000 से 20,000 के अंदर ही होगी। दोस्तों लावा इंडिया की 5 ऐसी लोकल कंपनी में शामिल है जिनको PLI स्कीम के तहत चुना गया है, तो इसको यहाँ पर PLI इंसेंटिव मिलेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी ये खर्च कर सकेगा। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।